चलो भाई, फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद हमको पता चल गया कि ब्रॉक लेसनर का क्या होने वाला है एट रेसलमेनिया। और आज तो मंडे नाइट रॉ में एजे स्टाइल्स के साथ अंडरटेकर भी थे। Okay, hello chatters. My name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को। और आज के एपिसोड में पिछले काफी शोज से कंपेयर करोगे तो काफी सारी चीजें हैं बात करने के लिए। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है उसमें हमको रिंग में ही दिखता है कि जो माइकल कोल और कोरी ग्रेव्स हैं वो रिंग के बीच में होते हैं। वो एजे स्टाइल्स के करियर की बात कर रहे होते हैं क्योंकि आज उनका ट्रिब्यूट होना है, आज वो शो पर भी होने वाले हैं। पहले कंफ्यूजन था कि क्या एजे स्टाइल्स होंगे शो पर या नहीं। और जैसे ही वो सारी बातें बोल रहे होते हैं, गुंथर वहां से इनफ बोलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं तुम सारे के सारे लोग भाग जाओ अभी यहाँ से रिंग से। तुम क्या इडियट लोग हो जो यहाँ पे एजे स्टाइल्स का करियर सेलिब्रेट कर रहे हो। वो तो एक लूजर है, मैंने उसको हराया है। लूजर्स लाइक गोल्डबर्ग, लूजर्स लाइक ऐसे करके वो पूरा लूजर लाइक जॉन सीना, गोल्डबर्ग, ये सारे वो नाम ले रहे होते हैं। इन सबका मैंने करियर किल किया, इनमें एक कॉमन है। मतलब अभी अपना वो फ्लेक्स कर रहे होते हैं और कहते हैं मैं ग्रेटेस्ट रेसलर हूँ। और उसके बाद एडम पियर्स वहां से चिल्ला रहे होते हैं दैट इज इनफ। और पता नहीं गुंथर के कानों में वो आवाज घुस ही नहीं रही, वो बंदा अपनी बातें बोले जा रहा है। उधर से एडम पियर्स को भी लगा कि भाई मेरा माइक चल भी रहा है, इसे मेरी बातें जो है वो सुनाई क्यों नहीं दे रही। लेकिन फिर गुंथर को समझ में आता है कि अच्छा एडम पियर्स भी यहाँ से निकल के आ रहा है। और वो बताते हैं कि हाँ आज हम सेलिब्रेट करेंगे एजे स्टाइल्स के करियर को। और वो सारे सिक्योरिटी वाले बंदों के साथ होते हैं। गुंथर को भी लगता है भाई क्या इन फालतू लोगों से मैं पंगे लूं। वो कहते हैं, वो स्माइल करते हैं, कहते हैं ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि तू मुझे कह रहा है जाने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सारे लोग वैसे भी करने तो यहाँ पे घटिया काम ही हो, एजे स्टाइल्स का करियर कौन ही सेलिब्रेट करता। उसके बाद वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी ड्रैगन ली, भाई ये तो बिल्कुल जैसे चिपट जाता है, जैसे जैसे कोई हमारे पीछे पड़ जाता है, चिपट जाता है, वो चीज़ हो गई है गुंथर के साथ में। ड्रैगन ली ने उनको मारा, उसके बाद बैक स्टेज भी उनको जाके मारते, बेचारा गुंथर मार भी नहीं पा रहा। तो वो मतलब अगर आप कंपेयर करोगे गुंथर और इस समय ड्रैगन ली को तो लेवल में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन पता नहीं फिर भी मार पिटाई हो जा रही है गुंथर की ड्रैगन ली की तरफ से। उसके बाद फिर बैक स्टेज से कोडी रोड्स भी उनको देखते हैं, बस वो फेस टू फेस ही था क्योंकि उसके बाद ट्रांजिशन होता है और कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है। कोडी रोड्स रिंग में आता है और कहता है कि मुझे पता है आज हम यहाँ पे एजे स्टाइल्स के लिए हैं। और जैसे ही वो बोल रहे होते हैं तभी विजन के सारे बंदे निकल के आ जाते हैं और वहाँ पे पॉल हेमन अपना इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे पॉल हेमन की, तो वो बंदा थोड़ा सा स्लिम लग रहा है। अब उतना ज़्यादा जो फैट है वो पॉल हेमन में नहीं नज़र आ रहा। और ये चीज़ मैंने उनको सूट पहने हुए भी देख ली है। तो पता नहीं, अगेन ये चीज़ें मैं मेंशन करते रहता हूँ बीच बीच में। अब इसके बाद क्या होता है, ऑस्टिन थेरी बोलते हैं कि तुम हमारे वाइजमैन की ऐसे कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, तुम विजन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। उसके बाद लोगन पॉल भी बोलते हैं कि तुम ये सारे लोग जो यहाँ पे हो ना, इन सब की तरह कोडी रोड्स तेरे में भी जीरो सेंस है। और वो कहते हैं आज जो है चेंबर का क्वालिफाइंग मैच पहले ब्रॉन्सन रीड जीतेगा, फिर वो एलिमिनेशन चेंबर जीतेगा, फिर वो रेसलमेनिया जीतेगा और उसके बाद कोडी रोड्स हम स्मैकडाउन टेक ओवर कर लेंगे, उसके बाद तुझे वहां से भगा देंगे। और फिर ये सारी वो अपनी बातें बोल रहे थे। कोडी रोड्स कहते हैं कि यहाँ पे एक बंदा है जो इस बात से डिसएग्री करेगा। और इतने में ही थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जे ऊसो का। और जे ऊसो की आड़ में थोड़ी बहुत जिमी ऊसो को भी स्क्रीन टाइम मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पे जो है मैच शुरू होता है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस जे ऊसो वर्सेस ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच में। अब इस मैच में कुछ मैसअप हुआ है तगड़ा वाला। तो एक मोमेंट होता है जब ब्रॉन्सन रीड पिन को ब्रेक कर रहे होते हैं और उस पिन को ब्रेक करने में अपने आर्म की तरफ ब्रॉन्सन रीड ने देखा, जो कि देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ इंजरी हो गई है ब्रॉन्सन रीड को। और शायद इस वजह से इस मैच का जो फिनिश है वो चेंज हुआ है, क्योंकि उसके बाद ब्रॉन्सन रीड मैच में आ ही नहीं पाए। अपनी सुपर किक मारी, अपना वो हक किया जे ऊसो ने, उसके बाद उन्होंने स्प्लैश किया और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हो गई है जे ऊसो की। और अब उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो देख के तो ऐसा लगा कि शायद मैच ब्रॉन्सन रीड को जीतना था, लेकिन अब उनको इंजरी हो गई। और भाई विजन के बंदों के साथ हो क्या रहा है, सेथ रॉलिंस गायब हुआ, ब्रॉन ब्रेकर गायब हुआ है, अब इसके बाद ये ब्रॉन्सन रीड भी गायब हो गया। बचा कौन उसमें, ऑस्टिन थेरी, लोगन पॉल और पॉल हेमन। और अगर आप जैसे विजन फॉर्म हुई थी उस हिसाब से देखोगे तब तो ऐसा लगना है कि अच्छा ये विजन है। तो पता नहीं, अजीब सही हाल हो गया विजन का, पता नहीं किसकी गलत नज़र पड़ गई है विजन के ऊपर, ये कह सकते हैं। बट ये था इस मैच का आउटकम और डेफिनेटली जे ऊसो की विक्ट्री और उनका एलिमिनेशन चेंबर में स्पॉट फैंस को पसंद नहीं आया है। इसके बाद नेक्स्ट आती हैं शो पर लिव मॉर्गन और डोमिनिक। और डोमिनिक कहते हैं जिस मूवमेंट का तुम सारे लोगों को इंतजार था, अब वो जो मूवमेंट है यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे वो बात करते हैं कि लिव मॉर्गन अपना जो डिसीजन है उसको सुनाने वाली हैं। लिव मॉर्गन कहती हैं, मतलब फिर उसके बाद जो सारे चैंपियंस हैं स्टेफनी वकैर और जेड कारगिल वो बाहर आती हैं। और लिव मॉर्गन ने थोड़ा सा अपने कैरेक्टर में यहाँ पे चेंज दिखाने की कोशिश करी। वो कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे डिसीजन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, लेकिन मुझे कुछ कहना है। और स्टेफनी वकैर के वो जो इंटरव्यू हुआ था बैक से जहाँ पे लिव मॉर्गन को उन्होंने रुला दिया था, उस बार में कहती है कि तू सही थी, मैं सेल्फिश हूँ, मैं अपने तरीके
तरीके से देख रही थी, तेरा कितना स्ट्रगल रहा है, तूने कितनी मेहनत करी है, ऐसा ऐसा करके बोल के अब वो स्विच करने जाती हैं जेड कारगिल की तरफ में, कि जैसे कि अब उनको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी स्टोरी के ऊपर फोकस करना है, और ऐसा ऐसा वो दिखाते हैं कि जैसे वो जेड कारगिल को पिक करने वाले, लेकिन ये सारा पूरा जो है लिम वॉर्गन का ट्रैप था। उल्टा उसके बाद उन्होंने स्टेफनी को जो है वो मारना शुरू कर दिया। जेड कारगिल को समझ में आ गया भाई इसने मुझे पिक नहीं किया, इसने इसे ही पिक किया है। वो वहाँ से प्यार से जो है वो कल्टी काट लेती है, और उसके बाद लिव मॉर्गन ने स्टेफनी वकैर का बाजा बजाया, उन्होंने कोड ब्रेकर मारा, उसके बाद अपना ओब्लिवियन फिनिशर मारा, और वो जो टाइटल है उसको उठा के वो रेस करती हैं। तो रेसलमेनिया में जो मैच होने वाला है, जो विमेंस रॉयल रंबल की विनर है लिव मॉर्गन, उन्होंने पिक किया स्टेफनी वकैर को, और मैच होगा स्टेफनी वकैर वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो ये मैच जो है अब रेसलमेनिया में होगा, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है मैक्सिन वर्सेस नैटी के बीच में। इस मैच में तो पता नहीं क्या ही WWE ने दिखाया, मतलब नैटी को थोड़ा दिखा रहे हैं कि भाई ये बहुत अग्रेसिव बंदी है। उन्होंने रिंग पोस्ट पे ऐसा मारा कि उसके बाद मैक्सिन खड़ी ही नहीं हो पाई, जिसकी वजह से रेफरी स्टॉपेज हुआ और इस मैच में नैटी की विक्ट्री हो जाती है। तो बस इतना ही था यहाँ पे। इसके बाद बैक स्टेज से वो जो क्रेट वाला सेगमेंट है, वो जो मिस्ट्री बॉक्स वाला सेगमेंट है, वो फिर से आता है, और पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा था कि हमें इसको हाइप करके दिखाना है, तो चलो एक बार रॉ में दिखा देते हैं, स्मैकडाउन में दिखा देते हैं, रॉ में दिखा देते हैं। कोई स्टोरी प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे, मतलब कुछ नहीं कर रहे। या तो तुम उस वाले वो जो क्रेट है ना, उसको बस रैम्प पे तुम रख देते, तुम्हें बैक स्टेज सेगमेंट में दिखाने की फिर जरूरत नहीं पड़ती जबरदस्ती के। तुम्हें भी तो हाइप बनानी है, फिर क्या करोगे तुम लोग भी, बेचारा क्रेट है तो ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हो। तो हुआ क्या, बस इतना सा हुआ कि वहाँ पे वो जो क्रेट है वो आती है, तो वो पूछते हैं ये कैसे आ गई यहाँ पे एडम पियर्स, तो निकोल्डिस कहते हैं, तो फिर बताया गया कि निकोल्डिस ने यहाँ पे भिजवाई है। तो कहता है ठीक है, इसे ट्रक में वापस रख दे, शिकागो में एलिमिनेशन चेंबर में हम दोनों साथ में खोलेंगे इसे। तो अब ये इसकी जो है वो स्टोरी होने वाली है कि एडम पियर्स और निकोल्डिस दोनों मिलकर इसे खोलेंगे। अब इसमें कितना, मतलब ये क्या इस वही है, टाइम निकालना था, बस वो टाइम निकाल रहे थे यहाँ पे, क्या ही बोलें और इससे ज़्यादा। फिर बैक स्टेज से एक और सेगमेंट था ओबा फेमी और रूसेफ का यहाँ पे, और वो आपस में लड़ भिड़ रहे थे। तो फिर ये बोला गया कि भैया सही टाइम एंड प्लेस की बात हुई, क्योंकि आज जो रात है वो एजे स्टाइल्स के लिए है। अच्छा, सारी रात तो नहीं थी एजे स्टाइल्स के लिए, और भी सेगमेंट हो रहे थे, और मतलब समझ गए हम कि हाँ बाद में मैच करना चाहता, लेकिन एक लॉजिक भी सही सा दे दो भाई। कोई दूसरी लाइन पे तुम बोल सकते हो राइट प्लेस राइट टाइम, इतना बोल के ख़त्म कर सकते हो। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आज एजे स्टाइल्स की रात है, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही है शो पर, तो ओबा पे भी और रूसेफ का मैच भी हो सकता है। तो ये लॉजिक थोड़ा सा समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ बाद में भी इनका मैच होगा। इसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं शो पर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, जिस चीज़ के लिए आज जो है फैंस ने शो को, बहुत सारे लोगों ने ट्यून इन किया होगा कि लेट्स सी क्या होने वाला है ब्रॉक लेसनर के साथ। ब्रॉक लेसनर आते हैं, अकेले नहीं थे, पॉल हेमन के साथ आए थे, और अब ब्रॉक लेसनर को देख के ऐसा लग रहा है कि बंदे के प्रॉपर लंबे बाल हो चुके हैं। पहले जैसे उनका थोड़ा यहाँ से जो है वो फेड था, अभी भी है, लेकिन अब हाँ अब थोड़ा थोड़ा रोमन रेंस वाला स्टाइल लग रहा है ब्रॉक लेसनर का, जिस तरीके से रोमन रेंस का भी ऑलमोस्ट यहाँ पे शेव ही रहता है, उसको बहुत ही 1 या 0 नंबर के आसपास उनका, नहीं 1 नंबर के आसपास ट्रिम होता है। अब क्या हुआ कि रिंग में वो आते हैं और कहते हैं कि माय नेम इज़ पॉल, लेडीज़ एंड जेंटलमैन माय नेम इज़ पॉल हेमन, हाँ मैं एक वाइज मैन हूँ, मैं एक ओरेकल हूँ। लेकिन उसके बाद ब्रॉक ने फिर से जाके कुछ पूछा कि हाँ क्या नाम है, पता नहीं, ये समझ में नहीं आया मुझे ब्रॉक ने क्यों बोला। लेकिन उसके बाद फिर से अपना जो नाम है पॉल हेमन वो बोलते हैं, और कहते हैं कि इन सारे चीज़ों में मोस्ट ऑफ ऑल आई एम द एडवोकेट ऑफ ब्रॉक लेसनर। और पॉल हेमन के मुंह से ब्रॉक लेसनर सुनना कभी भी ओल्ड नहीं होने वाला, कभी भी ऐसा नहीं लगने वाला कि हाँ भाई बहुत सुन लिया है, ये आप हमेशा ही उतना ही एंजॉय करोगे। और कहते हैं ट्रेडिशनली रेसलमेनिया के 2 मेन इवेंट्स हुआ करते थे, और पहला मेन इवेंट जहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होता था, और दूसरा मेन इवेंट अंडरटेकर की स्ट्रीक का। अब हम समझ गए थे यहाँ से पॉल हेमन क्या बोलने वाले हैं, और पॉल हेमन कहते हैं कि मेरे क्लाइंट ने उसी स्ट्रीक को कॉन्कर किया, जिसका मतलब कि अब वो जो दूसरा मेन इवेंट स्पॉट है वो बिलोंग करता है किसको, ब्रॉक लेसनर को। और फिर वो यहाँ पे कहते हैं कि अब इस कंपनी में एक ही डेड मैन बचा है, और वो है जो सामने से निकल के आएगा और ज़रूरत करना चाहता है ब्रॉक लेसनर से लड़ने की या रेसलमेनिया। कहते हैं कि सही, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन होगा ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया में अपोनेंट। तो मेरी ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, मेरा कोई स्पॉइलर नहीं है। अभी जब हम लोग बैक स्टेज से तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो कि स्टेप अप करे अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। और इस टाइम पे इससे थोड़ा पहले भी ओबा फेमी के जो चैंट्स हैं वो लग रहे थे। यहाँ पे कहते हैं कि चलो थोड़ा और डीप में जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे कुछ अपीयरेंसेस हैं जो कि ब्रॉक लेसनर करने वाला है, जो कि 16 मार्च की होगी, 23 मार्च की होगी, 30 मार्च की होगी, 6 अप्रैल की होगी और 13 अप्रैल की होगी। कहते हैं इनमें से जिसमें भी दम है वो ब्रॉक लेसनर के सामने आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, पॉल हेमन कहते हैं कि ऐसा कुछ होगा। कोई भी ऐसा बंदा है जो कि ब्रॉक लेसनर के ओपन चैलेंज को आंसर करने वाला है, और रियल मेन इवेंट तो हमारा ब्रॉक लेसनर ही है। किसी में इतने बॉल्स नहीं हैं जो कि ब्रॉक लेसनर के इस ओपन चैलेंज को
आंसर करेगा। तो इस तरीके से आज सेटअप किया गया है कि ब्रॉक लेसनर बहुत तगड़ी चीज़ है, जो कि वो है तगड़ी चीज़, लेकिन जैसा जैसा तुमने उसको पिछले कुछ टाइम में कुछ साल में बुक किया है वो तगड़ी चीज़ उतनी फील होती नहीं। लेकिन फिर से वही, अब टाइम आया है तो तगड़ा तो अब दिखाना पड़ेगा ब्रॉक लेसनर को। रेसलमेनिया है तो भाई बड़ा स्टार, तगड़ा स्टार तो तगड़ा ही स्टार होता है। तो फिर वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कोई नहीं आ सकता ब्रॉक लेसनर के सामने, और बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करते हैं ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमन दोनों ही, कि हाँ हमारे तो सामने कोई क्या ही उतरने वाला है। तो मतलब कि एक ओपन चैलेंज होगा जिसमें जो बंदा आंसर करेगा उसको वो रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर के सामने लड़ने वाला है। और इतनी सारी अपीयरेंसेस हो गई हैं, तो लेट्स सी क्या ये पहली अपीयरेंस में ही हमको ब्रॉक लेसनर की पता चल जाता है, या डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको थोड़ा सा घसीटने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का आजकल थोड़ा घसीटने वाला प्रोग्राम रहता है। तो इतना पता चल गया है कि यस, ब्रॉक लेसनर का ओपन चैलेंज होने वाला है। अब इस चीज़ को आंसर कौन करेगा, इसके लिए ऑब्वियसली हम डिस्कशन करेंगे आने वाली चैनल पर डेली वीडियोस में। नेक्स्ट मैच आता है शो पर जवान वर्सेस कोफी किंगस्टन के बीच में। और अगर आप कोफी किंगस्टन को आज देखोगे, बहुत टाइम में देखो, तो भाई कोफी किंगस्टन थोड़ा सा बल्कियर लग रहा है, मतलब थोड़ा सा लीन से वो बल्कियर साइड पर जा रहे हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको अपनी जो डाइट है उसको सही रखना पड़ता है, स्पेशली अगर मसल मास पुट ऑन करना है, जैसे आप कोफी किंगस्टन का आज देख सकते थे। तो फिर उसके लिए आपका जो प्रोटीन इनटेक है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ नेचुरल टीन, क्योंकि अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन में पिछले अब 1-1.5 साल हो चुका है मुझे नेचुरल टीन को यूज़ करते हुए। अगर आपको इसमें अच्छा सा प्यारा सा डिस्काउंट चाहिए तो वेबसाइट पर जाके शॉर्ट में आप लोग मेरा नाम भी ले सकते हो, क्योंकि आरपंत इज़ द कोड, तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अच्छा एक डाइट और अच्छा एक वर्कआउट रूटीन आपको भी हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प क्या करेगा, आपको लेके जाएगा आपकी मसल बिल्डिंग की तरफ। तो फिर उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ही है। अभी मैच शुरू होता है। पहली बात तो जवान और कोफी किंगस्टन के इस मैच में जवान को देख के ऐसा लग रहा था कि वो कोफी किंगस्टन का यंगर वर्जन है। ग्रेसन वॉलर भी रिंग साइड पे होते हैं जिन्होंने चीप शॉट लगाया, लेकिन फिर भी जवान का अभी जो है राइज चल रहा है, तो अपने ओजी कटर राइज चल रहा है, तो ओजी कटर के साथ इस मैच में जवान ने विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद हमने ना बैक स्टेज में भी बहुत सारे ऐसे वीडियो पैकेज, विनियट्स और बहुत सब कुछ देखा है एजे स्टाइल्स के ट्रिब्यूट में। और हमने आज मॉन्स्टर एबिस को भी देखा है, जिनका अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोल चेंज हो चुका है। वो प्रोड्यूसर है, जैसे हमने अनरियल में देखा था, लेकिन आज वो अपने एबिस वाले गियर में आए थे। और आज एबिस को देख के ना वैसे बड़ा सही सा लगा। बचपन में मुझे याद है, मेरे को केन और मॉन्स्टर एबिस बहुत ज़्यादा सिमिलर से ही लगते थे। एक तो मास्क दोनों ने पहना हुआ होता था, तो मेरे को दोनों ही अपने जो कैरेक्टर हो बहुत पसंद आते थे। बाकी ज़्यादा कुछ उन्होंने दिखाया नहीं, बस वो एक ट्रिब्यूट करने के लिए था। इसके बाद रिंग में आते हैं सीएम पंक, और वो यहाँ पे बात करते हैं, कहते हैं कि आज मेरे बारे में बात नहीं होने वाली, आज बात होगी एजे स्टाइल्स के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम बचा के बात करने वाला हूँ। और आज देखो सीएम पंक ने मुझे बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट किया है। मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सीएम पंक से बढ़िया प्रोमोज, चाहे वो बंदा अकेला हो, चाहे उसके साथ 2 बंदे हो, चाहे उसके साथ 3 बंदे हो, सीएम पंक हमेशा अपने प्रोमोज में क्या मस्त काम करते हैं। लेकिन आज तो ऐसा लगा बहुत ही बेसिक सी बातें उन्होंने बोली हैं, बहुत ही एक रूकी जैसे बात करेगा। कहते हैं कि व्हाट इफ, ये जो मैंने अभी बोला कि इट इज़ ग्रेट टाइम टू बी, जो करके वो लाइन है, कैच फ्रेज है जो सीएम पंक कहते हैं, अगर ये आखिरी बार हो, व्हाट इफ ये मेरा आखिरी बार था, और व्हाट इफ ये फिन बैलर ने मेरा जो मैच है उसको रुइन नहीं किया होता, तो मेरे को चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और कहते हैं देखो मुझे व्हाट इफ वाले सिनेरियोज ना पसंद नहीं है। और उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा पर्सनल होने की कोशिश करी क्राउड के साथ। कहते हैं व्हाट इफ रोमन रेंस यहाँ पे होता, तो लोगों ने फिर उस पर जो है वो बू किया। कहते हैं तो मुझे बू मत करो, ये मैं तो यहाँ पे हूँ। फिर कहते हैं कि रोमन रेंस नेक्स्ट वीक होगा, और अगर क्या हो मैं वेट ना करूँ रेसलमेनिया तक का, और मैं उसको पहले ही पेल दूँ। फिर वो व्हाट इफ कहते हैं कि मुझे अब तो कहने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट इफ मैं चैंपियन होता, क्योंकि मैं चैंपियन हूँ। व्हाट इफ मैं गुड होता, तो मैं तो बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। व्हाट इफ मैं मेन इवेंट में जाता रेसलमेनिया के, तो वो तो मैं जा ही रहा हूँ, बिकॉज माई नेम इज सीएम पंक करके उन्होंने बोला, क्राउड साथ में बोलता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा था, ये टाइम खाली में खाया। मैं तो कह रहा हूँ अपना फ्लाइट का खर्चा, आने जाने का खर्चा जो सीएम पंक ने किया भाई, वो बचा के थोड़ा सा, मतलब कुछ फ़ायदा हुआ नहीं वैसे आज सीएम पंक की ये जो भी प्रोमो था। और इसके लिए मैं सीएम पंक को भी उतना कैसे ब्लेम कर सकता हूँ, क्योंकि भाई सीएम पंक और रोमन रेंज को तो अभी अपनी स्टोरी चलानी चाहिए थी। लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई का फोकस सीएम पंक और फिन बैलर के ऊपर है। फिन बैलर का भी वीडियो पैकेज है, उसमें भी वो सेम सी बात बोल रहे हैं। तो भाई आज मुझे सीएम पंक ने डिसअपॉइंट किया देखो बहुत ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर, ईओ वर्सेस कायरी वर्सेस रकेल के बीच में। ये चेंबर के लिए क्वालिफाइंग मैच था। सबसे तगड़ी बंदी इसमें रकेल ही दिख रही थी, और अपने तहाना बॉम्ब के साथ जो कि उन्होंने कायरी सेन को लगाया, इस मैच में उनकी विक्ट्री हो जाती है, और उनका जो स्पॉट है वो कंफर्म हो गया है एलिमिनेशन चेंबर में। और अब आता है शो का मेन इवेंट, जहां पे एजे स्टाइल्स के लिए पूरी जो आज की रात है वो थी। एजे स्टाइल्स का म्यूजिक हिट होता है, अपनी वो
वो जीन पहन के आते हैं, साथ में उन्होंने जैकेट पहनी थी, हाथ में उनके वो जो ग्लव थे वो भी थे जिसको उन्होंने दोबारा से पहन लिया था रॉयल रंबल में। और थैंक यू एजे के वहाँ पे चैंट लग रहे थे। वो कहते हैं कि पहले मैं सोचा था कि मैं सूट पहन के आऊँ, लेकिन फिर उन्होंने उस बात को याद दिलाया कैसे उस समय वो सूट वूट पहन के आ गए थे और उन्होंने मार्क हेनरी वाली वो जो फेक चीज़ है वैसा कुछ किया था। तो कहते हैं इसलिए मैंने नहीं पहना। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि आज की रात मुझे मिली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिलती नहीं है। टीएनए की वो बात करते हैं, टीएनए के सुपरस्टार्स की बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं कैसे वो जापान में गए, फिर उन्होंने गैलोज और एंडरसन की बात करी। कहते हैं मैंने सब कुछ कर लिया है, सिर्फ मैंने एक चीज़ नहीं करी है अब तक, और वो है फुल टाइम फादर होना। वो बताते हैं कैसे अपने फैमिली इवेंट्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस किया और ये बहुत ज़्यादा टफ है। मैंने बहुत सारे टाइटल जीते हैं, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स नहीं है। मेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स है कि मेरे को मिली है बेस्ट वाइफ, और क्योंकि उनकी जो पूरी फैमिली है वो रिंग साइड पर ही होती है। कहते हैं कि थिंग्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं गई रॉयल रंबल में, और अगर तुम देखोगे तो बहुत पोएटिक भी था। जैसे हम बात भी कर रहे थे कि डेब्यू एजे स्टाइल्स का हुआ था रॉयल रंबल में, उसके बाद उनका लास्ट मैच भी रॉयल रंबल में, तो इसी चीज़ को मेंशन करते हैं। कहते हैं कि मैंने अपना वो जो ग्लव है उसको रिंग में इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैं यहाँ पे आके ये चीज़ करना चाहता था। मैं तुम लोगों के बिना कुछ भी नहीं हूँ। और उसके बाद एजे स्टाइल्स ने अपनी वो जो जैकेट है उसको उतारा था, उसके बाद वो अपना जो ग्लव है उसको उतारते हैं, आई लव यू करके वो क्राउड को बोलते हैं, और वहाँ पे ये जो एक तरीके से स्पीच है वो खत्म सी हो रही थी। एजे स्टाइल्स की एंड क्रेडिट्स भी आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सारे के सारे जो सुपरस्टार्स हैं वो रैंप पर खड़े हैं। वहाँ पर ट्रिपल एच भी हैं, एजे के वहाँ पे चैंट लग रहे हैं, और तभी बत्तियाँ बुझती हैं, लाइट्स तभी जाती हैं, और अंडरटेकर का गॉन्ग प्ले होता है। और भाई अंडरटेकर के गॉन्ग पे हर बार ही वो जो क्राउड का रिएक्शन है वो कितना मस्त आता है। जबकि अंडरटेकर के बारे में तो मैं ऐसा बोलूँगा कि अब के जो नए WWE के फैंस होंगे वो ज़्यादा जानते भी नहीं होंगे, ऐसे मीम्स के थ्रू ही वो ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन वो मूवमेंट जो हमने रियल टाइम में उस टाइम पे फील किया था कि जब अंडरटेकर अचानक से लाइट्स बंद होगी कभी भी आ जाता था। जैसे आजकल तो लाइट्स हर सुपरस्टार के लिए बंद ही कर देते हैं, लेकिन पहले बहुत ही रेयर होता था, और फिर एकदम से जो है वो प्रकट हो जाते थे अंडरटेकर वहाँ पे। तो अंडरटेकर की मतलब लाइट्स ऑफ होती हैं, उसके बाद दोबारा से ऑन होती है, तो अंडरटेकर आते हैं अपनी बाइक के साथ में अमेरिकन बैडएस वाले गिमिक में, और सीधा अंडरटेकर रिंग में पहुंच के एजे स्टाइल्स को देखते हैं, उधर नीचे जैकेट को देखते हैं, उनके ग्लव को देखते हैं, और कहते हैं कि अच्छा तू सब कुछ ये अपना यहाँ पे छोड़ के आने वाला है। और कहते हैं मी एंड यू गॉट सम अनफिनिश्ड बिजनेस, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो क्राउड ने उस पर रिएक्ट भी किया, लोगों ने उस पर चीयर किया, और कहते हैं कि तुमने वाला फ्रेज तो सुने होगा, इफ यू सी मी कमिंग यू आर ऑलरेडी गॉन। तो ये बोल के भी लोगों को लगा भाई ये तो मैच वैच हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि अगर अंडरटेकर का लास्ट मैच भी देखोगे तो वो एजे स्टाइल्स के साथ ही था, बोनयार्ड मैच। कहते हैं मैंने इस फ्रेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया, और चेंज करके अब मैं बोलता हूँ इफ यू सी मी कमिंग दैट मीन्स यू आर गोइंग। और जैसे ही उन्होंने बोला तो थोड़ा आइडिया लग गया था, और जैसे ही वो ये लाइन बोलनी शुरू करते हैं इट इज़ माई एस्टीम्ड ऑनर, पता चल गया था यहाँ पे हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने वाले हैं एजे स्टाइल्स। और यही बात वो बोलते कहते तुम न्यूएस्ट इंडक्टी हो। और कैसे एजे स्टाइल्स के लिए भी ये सरप्राइज ही था, उनको नहीं पता था ये होने वाला है, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि ऐसे ही हमने पैटर्न देखा है पिछले कुछ टाइम में, दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को हक करते हैं उसके बाद, और यू डिजर्व इट के वहाँ पे चैंट लग रहे थे। अंडरटेकर वहाँ से जाते हैं और एजे स्टाइल्स की जो पूरी फैमिली है वो वहाँ पे निकल के आती है। तो बहुत ही स्वीट मूवमेंट था आज एजे स्टाइल्स के लिए। और अगले मतलब इस बार की हॉल ऑफ फेम में अब जो एजे स्टाइल्स हैं वो इंडक्ट होने वाले हैं। तो ये था ओवरऑल पूरा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। आज ना इसमें हम गधे वाला रेटिंग सिस्टम है ना वैसे रेटिंग वाला सिस्टम है, लेकिन हाँ पिछले कुछ हफ्तों से आप देखोगे तो आज की मंडे नाइट रॉ थोड़ी सही फील हुई है, बस इतना कह सकते हैं। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ही मिल जाएगा। प्यारा सा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आरपंत आप वेबसाइट के ऊपर कोड लगा देते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।